तो दोस्तों, पिछली दोनों वीडियोस में आपने देखा कि ये सीरीज हर एपिसोड के साथ और उलझती जाती है, जहां अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि आखिर ये लाइट शॉप है क्या चीज और आखिर ये लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। वहीं वन योंग आखिर इस जगह को कैसे ओन कर रहा है और आखिर बाकी लोगों की बजाय उसे सब कुछ कैसे पता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना 7वां एपिसोड, जिसका नाम है आफ्टर लाइफ। लेकिन उससे पहले आप पहली दोनों वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगी। और उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 7वां एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से छठा एपिसोड खत्म हुआ था। यानी सनसिक लाइट शॉप में वन योंग के साथ बैठा है और उसे ये जगह बहुत ही अजीब लग रही थी। अब डिटेक्टिव होने की वजह से उसकी नजर बहुत तेज थी और उसे पता चल चुका था कि वो इस वक्त अपनी असल जिंदगी में नहीं बल्कि कहीं और है। इसलिए अब वो इस जगह का सच जानना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि तभी वन योंग अपना चश्मा उतारता है और उसकी आंखें अचानक टाइगर आईज में बदल जाती हैं। अब ये देखकर सनसिक एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है और अचानक वहाँ का वक्त एकदम से रुक जाता है। इसके बाद वन योंग उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि वो इस जगह पर कितने सालों से है और आखिर वो इस लाइट शॉप का गार्जियन कैसे बना। ये बात आज से 40 से 50 साल पहले की है, जब कोरिया के एक इलाके में भयानक भूकंप आया था और वहाँ वन योंग और उसकी बेटी यूही समेत कई लोग मलबे में दब गए थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। अब सभी के बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी, लेकिन वन योंग अपनी बेटी से वादा करता है कि वो मदद लेकर जल्द ही लौटेगा और उन्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बेटी के हाथ में एक टॉफी का रैपर था, जिसमें से वो एक टॉफी निकालकर खुद खाती है और अपने पिता को भी खिलाती है। और जब वन योंग मदद के लिए जाता है तो उसकी बेटी उसे वही रैपर हाथ में देकर कहती है कि आप जल्दी आना, मैं यहाँ अकेली हूँ। और इस तरह हमें पता चलता है कि वन योंग के पास इतने सारे येलो टॉफी रैपर्स क्यों थे, क्योंकि उसकी बेटी यूही इन्हें खाती थी और उसे भी खिलाती थी। और यही बात उसने एक बार हंजू को भी बताई थी और इसीलिए शायद उसके मन में हंजू को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था, क्योंकि वो और किसी से इतना नहीं बोलता था, जबकि हंजू को बार बार कुछ न कुछ कहता रहता था। उधर पास्ट में वन योंग अपनी बेटी यूही को आराम करने का कहकर बाहर निकलता है, जहां उसे एक रोशनी दिखती है। यानी इससे हम समझ जाते हैं कि वो दोनों इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और दोनों दुनिया के बीच में फंसे हुए थे। इसके बाद वो सीधे लाइट शॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक औरत मिलती है। अब वो उससे मदद मांगता है, लेकिन वो औरत उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। जिसके बाद वन योंग उससे अपनी बेटी को बचाने की बात कहता है। उसे लग रहा था कि वो औरत उसके साथ जाकर उसकी बेटी की मदद करेगी, लेकिन वो औरत उसकी कोई मदद नहीं करती। अब इसके बाद गुस्से में वन योंग वहाँ की लाइट तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वो औरत अपनी टाइगर आईज से वक्त को ठीक वैसे ही रोक देती है जैसे वन योंग ने सनसिक के लिए रोक दिया था। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखें सनसिक की तरह सफेद पड़ जाती हैं, जैसे उसे हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। और तभी उसे अचानक एक तेज गड़गड़ाहट महसूस होती है, जो कि भूकंप की आवाज थी। और ये सुनते ही उसको अचानक से रियलाइज होता है कि वो मर चुका है। इसके बाद वो ये जानकर जोर जोर से रोने लगता है और साथ ही हम देखते हैं कि उस लाइट शॉप की सीलिंग पर लटके ढेर सारे बल्ब धीरे धीरे ऑफ हो जाते हैं और कुछ डिम होते जाते हैं। यानी ये दिखाता है कि कैसे भूकंप के मलबे में दबे लोग धीरे धीरे मर रहे थे और कुछ अभी भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। अब वो उस औरत से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी यूही को कैसे भी करके बचा ले, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए अब वो औरत उसकी बात मान लेती है और उसे उस लाइट शॉप का गार्जियन बना देती है। इसके बाद वन योंग अपनी बेटी के पास लौटता है और उसे उसका लाइट बल्ब देता है, जो कि असल दुनिया में लौटने का रास्ता था, क्योंकि तब तक वन योंग तो मर चुका था, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा अभी भी लिम्बो में थी और उस बल्ब के सहारे वो अब जिंदा हो सकती थी। फिर हम देखते हैं कि बाद में रेस्क्यू टीम यूही को निकाल लेती है और वो अपनी जिंदगी में वापस आ जाती है, लेकिन इसके बदले वन योंग हमेशा के लिए उसी लिम्बो में रहने का फैसला करता है, क्योंकि यही शर्त थी जिसके जरिए वो अपनी बेटी को बचा पाया था। तो अब हमें समझ में आता है कि ये लाइट शॉप क्या है। असल में ये आत्माओं के लिए एक रास्ता है, एक तरह का बस स्टॉप, जहाँ से जिंदा होने की उम्मीद वाले लोग असल दुनिया में लौट सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोमा में रहने वाले लोग यहाँ अजीब दिखते हैं, जैसे सनसिक की आंखें बार बार अजीब हो रही थी और साथ ही वो कभी कभी अपने सर को झटकता था। तो ये इस बात का इंडिकेशन था कि वो असल दुनिया में अभी भी जिंदा था, लेकिन कोमा में था। और बाकी जो लोग मर चुके थे वो असल दुनिया में जा सकते थे और उन्हें स्ट्रेंजर्स कहते हैं, क्योंकि वो अजीब दिखते थे। जैसे पहले एपिसोड में जो लड़की मरी थी वो भी अजीब दिख रही थी और वन योंग इतना बूढ़ा दिखता था क्योंकि वो वहाँ दशकों से था। खैर, अब कहानी वापस लाइट शॉप पर आती है, जहाँ सनसिक अब फिर से डायरेक्ट सवाल करता है कि ये जगह क्या है, मुझे समझाओ। तो वन योंग साफ कहता है कि ये आफ्टर लाइफ है
और फिर हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहते ही स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, जो कि आफ्टर लाइफ को दर्शाती है। इसके बाद हम वंजिन को देखते हैं, वही आदमी जिसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती थी और वो उस रेस्क्यू डॉग का पीछा कर रहा था। उधर हॉस्पिटल में एक नई नर्स सांग व्यंग ज्वाइन करती है। फिर हम देखते हैं कि योंगजी को सांग व्यंग को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिलती है, जिसके बाद वो उसे एक पेशेंट वंजिंग के बारे में बताती है। हमें पता चलता है कि जिस दिन बस का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उसी दिन उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के दौरान, और उस वक्त वो अपने रेस्क्यू डॉग मैक्स के साथ था। फिर ठंड की वजह से वो हाइपोथर्मिया का शिकार होकर कोमा में चला गया, क्योंकि वो शायद फिसलकर गिर गया था और उसे ठंड लग रही थी। लेकिन उसके डॉग मैक्स के शरीर में एक लकड़ी का टुकड़ा धंसा था, जिससे उसकी मौत हुई थी। और वहीं मैक्स लाइट शॉप की ओर भौंक भौंक कर वंजिन को वहां ले जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जिंदा हो जाए। अब वंजिन समझ जाता है कि मैक्स रेस्क्यू डॉग था और वो तब तक भौंकेगा जब तक वंजिन बच नहीं जाता। वो अब ये भी समझ जाता है कि आखिर उसे ठंड क्यों लग रही थी, क्योंकि हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान बहुत गिर जाता है। इसके बाद हम हंजू के पिता को देखते हैं, जो अपनी पत्नी जंग यूही के फ्यूनरल पर मौजूद होते हैं। इसी बीच वो हॉस्पिटल में कॉल करके पूछते हैं कि क्या हंजू को होश आया, लेकिन हेड नर्स हियो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसे सुनकर वो हताश हो जाते हैं। इसके बाद योंगजी बताती है कि हंजू को कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन इंटरनल इंजरी थी, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन वो इतना भी अपनी माँ की वजह से बच पाई थी, जिन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। और दोस्तों, ये बात हम पहले से जानते हैं, क्योंकि बस एक्सीडेंट के दौरान उसकी माँ ने उसको कस के पकड़ रखा था। फिर आफ्टर लाइफ में हम हंजू की आत्मा को घर में रोता हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी माँ परेशान होकर कहीं जाने की कोशिश कर रही होती है। अब हम समझ जाते हैं कि वो रोज हंजू से बल्ब नहीं मंगवाती थी, बल्कि उसे लाइट शॉप भेजकर उसकी जीने की इच्छा जगाना चाहती थी। लेकिन हंजू अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो असली जिंदगी में ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यानी उसकी कंडीशन में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। असल दुनिया में जंग यूही का फ्यूनरल अगले दिन होने वाला था और उसके मुंह में रुई डाल दी गई थी, इसलिए उसकी आत्मा बोल नहीं पा रही थी और वो मर चुकी थी। दोस्तों, इधर हम एक चीज और नोटिस कर पाते हैं कि जब तक ये लोग कोमा में होते हैं, वो मरते नहीं हैं, तब तक इन्हें कुछ याद नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये लोग असल जिंदगी में मर जाते हैं, वैसे ही इन्हें सब याद आ जाता है और ये रियलाइज कर लेते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। खैर, उधर हाइवॉन ने सुन्हे को बचाने के लिए सारा डैमेज खुद लिया था, लेकिन हमें पता चलता है कि हाइवॉन के मरने के बाद उसका फ्यूनरल भी जल्द होने वाला था, जबकि सुन्हे कोमा में थी। लेकिन इधर उसकी आत्मा अभी भी हाइवॉन के साथ घर में थी और वो गेट कभी लॉक नहीं था, जैसा हमने सेकेंड एपिसोड में देखा था। बल्कि सच ये था कि सुन्हे खुद बाहर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए अब हाइवॉन उसे समझाती है कि उसे जीना होगा और उसे लाइट शॉप पर अपना बल्ब ढूंढना होगा, ताकि वो असल दुनिया में लौट सके। इसके बाद अब हम पहले एपिसोड के शुरुआती व्यक्ति को देखते हैं, जो मार्ग रूम ढूंढ रहा था और उसके कान से मिट्टी निकल रही थी। हम देखते हैं कि वो इस हॉस्पिटल में सबसे लंबे समय से कोमा में था और योंगजी ने उसके कान में हेडफोन्स लगाए थे, ताकि उसे उसकी लाइट मिले और वो लौट आए। फिर हम जयंग को देखते हैं, वही लड़का जो अंधेरी गली में गाना गाता था। हम देखते हैं कि उसके पास अब एक बास्केटबॉल थी, जो असल जिंदगी में योंगजी ने वुनचूल के कहने पर रखी थी, ताकि उसे जीने की उम्मीद मिले। और तभी एक और पेशेंट मर जाता है, जो देखने में एक बच्चा जैसा लग रहा था। इसके बाद सब उसे रिस्पेक्ट देने जाते हैं और मेरे ख्याल से ये उसी बच्चे की बॉडी थी जो बॉल देने के लिए आया था। अब नई नर्स सोंगब्यांग योंगजी से सवाल करती है, क्योंकि उसे अजीब लगता है कि यहाँ हमेशा कोमा पेशेंट ही क्यों आते हैं। आखिर वो उसका पहला दिन था, इसलिए उसके लिए ये सब आम बात नहीं थी। तभी योंगजी उसे बताती है कि आईसीयू में काम करना सबसे मुश्किल काम है, और वो कहती है कि वो इस बॉर्डर लाइन के गार्जियंस हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ लोग या तो जी जाते हैं या आफ्टर लाइफ में रह जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सॉकी अपनी असिस्टेंट से बस ड्राइवर सोंगवू के बारे में बात करता है और उससे कहता है कि ये एक हादसा था और इसमें सोंगवू की पूरी गलती नहीं थी। इस तरह हमें पता चलता है कि सोंगवू भी मर चुका है और उसका फ्यूनरल भी अगले दिन होने वाला था। फिर आफ्टर लाइफ में हम सोंगवू को देखते हैं, जो उस बास्केटबॉल का पीछा करते हुए जयंग के पास पहुंचता है। इसके बाद वो जयंग से माफी मांगता है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये बास्केटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि कलरफुल थी, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड की चीज थी। खैर, अब सोंगवू उससे कहता है कि सब उसकी ही गलती थी, उसने लोभ के चक्कर में अपनी बस ठीक नहीं करवाई और सभी को उसमें बैठा लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जयंग को बैग में उठाकर लाइट शॉप की ओर ले जाता है, ताकि वो उसे कैसे भी करके बचा सके। उधर लाइट शॉप पर सनसिक को आखिरकार समझ में आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो बार बार लाइट शॉप पर ही आ जाता था। उसे अपनी पत्नी के मिसकैरेज का दुख था,
लेकिन वो अब जीना चाहता था, यानी उसे अब उसकी लाइट मिल गई थी और वो लाइट थी खुद का लाइटर। इसके बाद वो लाइटर जलाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी सीरीज में अब तक नहीं हुआ। जी हाँ, उसके लाइटर जलाते ही अचानक उसकी आंखें आईसीयू में खुल जाती हैं और योंगजी उसे देखकर बहुत खुश होती है। असल में उसे बचाने वाली वो स्कूटर की आवाज थी जो टाइगर आइज वाले शेफ की थी, क्योंकि उसी का पीछा करते करते वो बार बार लाइट शॉप पर आ जाता था। उधर वंजिंग का डॉग मैक्स उसे लाइट शॉप तक ले आया था, जिसके बाद वंजिंग भी अपना लाइट बल्ब ढूंढकर असल जिंदगी में लौट जाता है। लेकिन अफसोस मैक्स नहीं बच पाया था। इसके बाद सोंगवू भी जयंग को लाइट शॉप तक ले आया था और वहां लाकर वो बहुत इमोशनल भी हो जाता है। ये देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई दुख है, बस वो दूसरों की मदद करके उन्हें इस जगह से बाहर निकालना चाहता था। हालांकि जयंग खुद कई बार वहां से गुजरा था, लेकिन उसे कभी ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो कहाँ है। इसके बाद जयंग सोंगवू से कहता है कि शायद और लोगों को भी आपकी मदद चाहिए, इसलिए अब वो उसके सामने उस घर की बात करता है जहाँ सुनहे और हाइवॉन थी। अब सोंगवू मर चुका था, लेकिन वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, क्योंकि उसके पास फ्यूनरल के 3 दिन थे। इसलिए इसी बीच वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहता था। वो जिंदा हो सकते थे और अभी तक कोमा में थे, क्योंकि अगर 3 दिन पूरे हो गए और फ्यूनरल हो गया तो वो सब भूलकर लिम्बो में सेटल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जयंग भी लाइट शॉप में अपना लाइट बल्ब ढूंढ लेता है और वो भी असल दुनिया में लौट जाता है। जाते जाते वनयोंग उससे कहता है, उम्मीद है हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ये 7वां एपिसोड आफ्टर लाइफ खत्म हो जाता है। लाइट शॉप का सच, वनयोंग का बलिदान, सनसिक का लाइटर और मैक्स का प्यार, सब कुछ इस एपिसोड में एक इमोशनल हाई पर पहुंचा था। लेकिन अभी भी जो राज आखिरी एपिसोड में खुलने वाले हैं, मैं श्योर हूँ कि हर राज के खुलने के साथ साथ आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे 8वें और इस सीरीज के फाइनल एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है लाइट। तो इस एपिसोड की शुरुआत 5 साल पहले से होती है, जब योंगजी कोमा से बाहर आई थी। उसने बताया था कि उसका भी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सपने में जो दुनिया देखी वो सच थी या नहीं। और उसे बस इतना पता था कि नर्स हियो ने उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा कि वो जिंदा बच पाई। इसलिए योंगजी ने फैसला किया कि वो हियो की तरह नर्स बनेगी और फिर उसने ठीक होने के बाद वही किया। और हाँ, वो MP3 प्लेयर ईयरफोन्स जो उसके पास थे वो नर्स हियो ने ही उसे क्रिसमस पर गिफ्ट के तौर पर दिए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोमा के बाद योंगजी की आंखें क्रिसमस के दिन खुली थी और वो पहले कोमा में रह चुकी थी, इसलिए वो सब जानती थी जो ये लोग अब एक्सपीरियंस कर रहे थे। खैर, अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां वो पेशेंट जो लंबे समय से कोमा में था, वही जो मार्ग रूम ढूंढ रहा था जिसके कान से मिट्टी निकल रही थी, उसकी हालत अचानक खराब होने लगती है। लेकिन जब सारी नर्सें उसके पास पहुंचती हैं तो पता चलता है कि वो कोमा से बाहर आ चुका है और ये सब योंगजी के इलाज की वजह से हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश होती है। यहाँ हमें समझ में आता है कि पहले एपिसोड में योंगजी ने उस आदमी को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देखा था, लेकिन उसका लाइट बल्ब ढूंढने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। इसके बाद अब सीन रोड पर आता है, जहां एक कार ब्रिज पर एक्सीडेंट स्पॉट के पास से गुजर रही होती है। इसी बीच ड्राइवर को लगता है कि वहां कोई खड़ा है, इसलिए वो गाड़ी रोककर बाहर आता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अब वो इसे वहम समझकर चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस स्पॉट पर जियोंग थी, जो असल में ह्यून की आत्मा को फिर से सिल रही थी। उधर जब ह्यून की आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ याद नहीं आता, जिससे जियोंग पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि आखिर में ह्यून को सब कुछ याद आ जाए। हम देखते हैं कि जियोंग अभी तक इस दुनिया में इसलिए थी क्योंकि उसने फ्रीजर का गेट बंद करके रखा था, जिस वजह से सॉकी उसकी बॉडी को फ्यूनरल के लिए नहीं ले जा पाया था। खैर, अब अगली बार के साइकिल में जियोंग कुछ ऐसा करने का सोचती है जिससे ह्यून को सब कुछ याद आ जाए, और वो सोचती है कि इसके लिए उसे पहले ह्यून को ये समझाना होगा कि वो इस वक्त असली दुनिया में नहीं है और इस आफ्टर लाइफ में फंसा है। इसलिए अगले दिन जियोंग उसी स्पॉट पर ह्यून की बस का इंतजार करती है, लेकिन इस बार वो बस स्टैंड पर रुकने से पहले ही बस में चढ़ जाती है और सीधा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में ह्यून पर चिल्लाती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है। लेकिन ह्यून को अब भी कुछ याद नहीं था, जिसके बाद गुस्से में जियोंग उसकी शर्ट खोल देती है। अब ह्यून अपने पेट पर सारे टाँके देखता है, जो वही टाके थे जो जियोंग ने उसकी आत्मा को बचाने के लिए लगाए थे, ताकि वो असल दुनिया में जिंदा रहे। अब ये देखकर ह्यून घबराकर डर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि आसपास के लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तभी जियोंग कहती है, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख सकता। इसके बाद जियोंग उसे सब कुछ याद करने को कहती है। फिर अगले सीन में हम ह्यून के घर में जियोंग के पास उसे रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे अब भी कुछ याद नहीं था, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया था कि उसकी आत्मा कमजोर हो रही थी
और वो खत्म होने वाला था, यानी जियोंग उसे सच बोल रही थी। इसलिए अब ह्यून माफी मांगता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, जो ये दिखाता है कि एक्सीडेंट में उसके सिर पर गहरी चोट लगी होगी, जिससे उसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियोंग मर चुकी है तो वो और ज्यादा गिल्ट महसूस करता है। उधर असल दुनिया में फ्यूनरल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता था, इसलिए सॉकी फ्रीजर का गेट तोड़कर जियोंग का फ्यूनरल करने का फैसला करता है, जिससे जियोन भी ये समझ जाती है और वो फौरन ह्यून को लाइट शॉप में जाने को कहती है। वो उसे बताती है कि वहाँ उसे ऐसा बल्ब लेना है जो उसके पास जाते ही ब्लिंक करने लगे, और जब उससे उस शॉप का ओनर पूछे कि किस लिए आए हो तो उसे बोलना कि अपने बल्ब के लिए, क्योंकि उसी से वो असल दुनिया में लौट पाएगा। लेकिन ह्यून को अभी भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो उसके लिए हाँ बोल देता है। उधर बस ड्राइवर सांगवू जयंग की मदद करने के बाद सुनहे और हाईवॉन के घर के बाहर पहुंचता है। अब वो रोते हुए हाईवॉन से माफी मांगता है और सुनहे की मदद करने की बात करता है। हाईवॉन भी समझ चुकी थी कि सांगवू ने ये सब जानबूझकर नहीं किया और उसे अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए वो उसे पहले हंजू के अपार्टमेंट में जाने को कहती है, क्योंकि हंजू ने उसे बताया था कि वो कहाँ रहती है। इसलिए सांगवू फौरन वहाँ के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे जंगयू ही मिलती है, जो पिछले एपिसोड में लाइट शॉप की ओर गई थी। इसके बाद सांगवू घुटनों पर बैठकर उससे भी माफी मांगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो भी नहीं बची तो वो और जोर से रोने लगता है। इसके बाद वो इशारों में सांगवू को हंजू के बारे में बताकर अपार्टमेंट की ओर जाने को कहती है ताकि वो उसे बचा सके। उधर जंगयू ही लाइट शॉप पहुंचती है और वनयोंग को हंजू का लॉकेट दिखाती है। हालांकि वनयोंग उसके मुंह में लगी हुई रुई देखकर समझ जाता है कि जंगयू ही मर चुकी है और अब वो अपनी बेटी हंजू को बचाने के लिए उसका बल्ब लेने आई है। लेकिन वनयोंग बिना वजह किसी की मदद नहीं कर सकता था। वो सिर्फ तब लोगों को बल्ब देता था जब उसके अंदर जीने की इच्छा होती थी और वो खुद बल्ब मांगते थे। लेकिन गुस्से में अब जंगयू ही उसका कॉलर पकड़कर हिलाने लगती है, जिसके बाद वनयोंग अपना चश्मा उतारकर अपनी टाइगर आईज से सब कुछ रोक देता है। पर जैसे ही जंगयू ही उसका चेहरा देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जंगयू ही कोई और नहीं बल्कि वनयोंग की बेटी यूही थी, जिसको बचपन में बचाने के लिए वनयोंग ने पिछले लाइट शॉप ओनर से डील की थी और वो यहाँ का गार्जियन बना था। यानी हंजू वनयोंग की ग्रैंड डॉटर थी, इसलिए वनयोंग का हंजू से शुरू से ही खास रिश्ता था। इसके बाद जंगयू ही उन येलो टॉफी रैपर्स को देखती है और वनयोंग को टॉफी खिलाकर सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, और याद आते ही वनयोंग रोते हुए उसे गले से लगा लेता है। उधर हंजू अपनी माँ को घर में ना पाकर उन्हें ढूंढने निकलती है और सांगवू भी तब तक अपार्टमेंट के नीचे पहुंच चुका था। अब वो हंजू को रोककर उससे माफी मांगता है और फिर उसे बताता है कि उसकी माँ अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे फौरन लाइट शॉप जाना होगा। लेकिन हंजू कुछ समझ नहीं पाती। ऊपर से सांगवू की हालत भी खराब हो रही थी, क्योंकि उसका फ्यूनरल करीब आ चुका था। उसके मुंह से बार बार पानी निकल रहा था, जो दिखाता है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई होगी। अब हंजू उसकी मदद के लिए अस्पताल के लोगों से चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। और तब उसे एहसास होता है कि स्कूल के रास्ते में, यहाँ तक कि अपार्टमेंट में भी उसके दोस्त इसीलिए बात नहीं करते थे क्योंकि वो उसे देख ही नहीं पाते थे। यानी अब जैसे ही वो सच के करीब पहुंचती है, वैसे ही असल जिंदगी में उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिस वजह से अब आफ्टर लाइफ में उसकी नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद सांगवू उसे लाइट शॉप का सच बताता है। अब अपनी माँ के मरने की बात सुनकर हंजू पूरी तरह से टूट जाती है और रूम में जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी एक अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जंगयू ही खुद हंजू का बल्ब लेकर वहां आ जाती है, और वो ऐसा कैसे कर पाई ये हमें आगे पता चलेगा। अब वो हंजू को बल्ब देती है, लेकिन हंजू अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उसकी इच्छा शक्ति अभी भी कमजोर होती है। लेकिन तभी जंगयू ही उसे समझाती है कि उसे असल दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वहाँ उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद वो जबरदस्ती हंजू को बल्ब देती है और गले से लगा लेती है, और ऐसा करते ही हंजू असल दुनिया में लौट जाती है। उधर हम देखते हैं कि सांगवू भी बेहोश होकर आफ्टर लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो जाता है। दूसरी ओर हाईवॉन भी अब सुनहे को सब समझाकर लाइट शॉप की ओर भेज देती है। अब सुनहे रास्ते में हाईवॉन को याद करके बहुत रोती है, लेकिन हाईवॉन उसे इशारे से लाइट शॉप जाने को कहती है। इसके बाद सुनहे वहां जाकर वनयोंग से अपना बल्ब ले लेती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन जैसे ही वो बल्ब छूती है, वैसे ही उसे असल दुनिया में होश आने लगता है। और असल दुनिया में जब योंगजी और बाकी नर्स उसके पास आते हैं, तो वो देखती हैं कि एक पल में होश आने के बाद भी सुनहे अपना दम तोड़ देती है। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आफ्टर लाइफ में जैसे ही सुनहे ने वो बल्ब हाथों में लिया था, वैसे ही उसने उन बल्ब को छोड़ दिया था,
जिससे वो बल्ब टूट गया और वो हमेशा के लिए इसी आफ्टर लाइफ में रह गई। ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि शुरू से हाइवान का सपना था कि वो सुनहे के साथ ऐसी जगह रहे जहाँ कोई ना हो। इसलिए अब आफ्टर लाइफ से बेहतर और क्या हो सकता था। अब हॉस्पिटल में इस तरह की मौत से नई नर्स सॉन गोब्यांग को बहुत अजीब लगता है, लेकिन योंगजी उसे संभालते हुए कहती है कि आईसीयू जिंदगी और मौत की बॉर्डर लाइन है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इसलिए तुम इतना मत सोचो। तो इस तरह से सब वापस आ जाते हैं और कुछ लोग आफ्टर लाइफ में परमानेंट रह जाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक आदमी बचा था और वो था ह्यून। अब जियोंग उसे लाइट शॉप तक छोड़ने आती है और फिर ह्यून उसे आखिरी बार गले लगाकर लाइट शॉप की ओर जाता है। हालांकि वो जियोंग के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसे उनका रिश्ता ठीक से याद नहीं था। जियोंग उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और ये कहकर वो उसे लाइट शॉप में भेज देती है। लेकिन जियोंग के मन में एक सवाल था कि आखिर ह्यून उसे क्यों याद नहीं कर पाया, जबकि बाकी सभी को अपने सभी लोग याद थे। खैर, अब लाइट शॉप में ह्यून दबी हुई आवाज में वनयोंग से अपने बल्ब के बारे में पूछता है, जिसे देखकर वनयोंग समझ जाता है कि उसकी विल अभी भी कमजोर है, इसलिए वो उसे बल्ब छूने से रोकता है। लेकिन तभी ह्यून को जियोंग की बात याद आती है कि उसे अपनी विल को मजबूत करना होगा, इसलिए अब वो अपने बल्ब को ढूंढकर छूता है और असल दुनिया में लौट जाता है। लेकिन जियोंग ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसने ह्यून की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसे रिग्रेट था कि ह्यून आखिरी समय तक उसे पहचान नहीं पाया। अब वनयोंग जियोंग को रोते हुए देखता है, जिसके बाद जियोंग वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो जिंदा नहीं थी। इसके बाद सीन 3 महीने आगे जाता है, जहाँ असल दुनिया में योंगजी अपनी शिफ्ट खत्म करके निकल रही थी और आज जाने से पहले वो जयंग से मिलती है क्योंकि आज वो डिस्चार्ज हो रहा था। इसी बीच जयंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या नहीं, इसलिए जब वो इस बारे में योंगजी से बात करता है तो वो उसके सवालों का जवाब नहीं देती। लेकिन तभी वो उसे चलने की प्रैक्टिस के लिए ग्लोइंग स्लीपर्स गिफ्ट करती है ताकि उसे रात में डर ना लगे, और इसके बाद वो उसे वही बात कहती है जो वनयोंग ने उससे इस दुनिया में वापस आते वक्त कही थी, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सुनकर जयंग को थोड़ा वियर्ड लगता है और वो कहता है कि उसने ये बात पहले कहीं सुनी है। तो योंगजी हंसते हुए कहती है, मुझे पता है वो इंसान थोड़ा रूड है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है। यानी असल में वो वनयोंग की बातें कर रही थी। इस तरह हम समझ पाते हैं कि कोमा से बाहर आने के बाद भी पता नहीं कैसे, लेकिन योंगजी को आफ्टर लाइफ की बातें याद थी। अब योंगजी जयंग से बात करके खुश होकर बाहर निकलती है और उसे गर्व था कि उसने इतनी आत्माओं के रिग्रेट को कम करने में मदद की थी। फिर हम वनयोंग को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी नए बल्ब को लेकर आता है और उनमें से कुछ फ्लिकर कर रहे थे, जिससे वनयोंग को पता चलता है कि एक और बड़ा हादसा हुआ है। इसीलिए वो बस इतना कहता है, वो लोग यहाँ कुछ समय के लिए ही रहेंगे। इधर हम सोंगवू को देखते हैं, जो आफ्टर लाइफ में अभी एक बस ड्राइवर की तरह जिम्मेदारी निभा रहा था और अपनी गलती का पछतावा भुलाकर अब आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहा था। उधर सुनहे और हाइवॉन अपने ड्रीम हाउस में आफ्टर लाइफ में साथ थे और बिना किसी जजमेंट के खुशी खुशी रह रहे थे। ये देखकर हमें पता चलता है कि कुछ आत्माएं लाइट शॉप का बल्ब लेने की बजाय आफ्टर लाइफ में ही रहना चुनती हैं। अब सीन असल दुनिया में शिफ्ट होता है, जहां हम हंजू को देखते हैं, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार स्कूल जा रही थी और उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। लेकिन हंजू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो असल दुनिया में है या फिर आफ्टर लाइफ में। पर उसके पिता उसे संभालते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो उनकी बेटी है और स्कूल खत्म होने के बाद वो उसे पिक करेंगे। अब ये सुनकर हंजू स्कूल के अंदर जाती है, जहाँ टीचर और बाकी स्टूडेंट्स उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। लेकिन हंजू ने बहुत कुछ मिस कर दिया था क्योंकि उसके पुराने क्लासमेट्स अब वहाँ नहीं थे, तो शायद वो दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गए थे या हंजू को कोर्स में पीछे रहने की वजह से दूसरी क्लास में डाल दिया गया था। हालांकि सभी टीचर और बच्चे उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और वो उसे अपने प्रोजेक्ट में भी शामिल करना चाहते थे। लेकिन हंजू अपने ख्यालों में खोई थी और वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नर्स रूम में आराम करना चाहती है, इसलिए अब उसे नर्स रूम भेज दिया जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो वहाँ जाने की बजाय सीधा प्लेग्राउंड में जाती है। इसके बाद हंजू टैप से निकल रहे पानी को छूकर फील करने की कोशिश करती है, जो कि ठंडा था। असल में वो ये चेक करना चाहती थी कि कहीं वो अभी भी आफ्टर लाइफ में तो नहीं है, क्योंकि उसे पहले भी कुछ समझ में नहीं आया था कि वो असल दुनिया में नहीं है। खैर, तभी उसके सामने उसे एक लड़की पार्क सियोन दिखाई देती है। और दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसे हंजू ने पहले एपिसोड में खिड़की से देखकर हाय बोला था। अब पार्क सियोन उसे बताती है कि हंजू के लौटने से पहले किसी ने उसे नहीं देखा था और ना ही कोई उससे बात करता था, इसलिए हंजू के वापस आने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। असल में वो हंजू को वॉशरूम में भी दिखी थी, जहाँ वो अक्सर जाती थी, इसलिए वो हंजू का पीछा करते हुए लिविंग वर्ल्ड में आ गई थी। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत था,
क्योंकि आत्माओं का असल दुनिया में आना सही नहीं होता। फिर हम नोटिस करते हैं कि पार्क सियोन के चेहरे पर कुछ निशान थे जो शायद उसकी मौत का कारण दर्शाते थे। और फिर हमें याद आता है कि ये केस सनसिक के अनरिजॉल्व केसेस में से एक था जिस पर वो काम कर चुका था। इसके बाद सीन आफ्टर लाइफ में जाता है जहां वनियोंग की बेटी जंगयूही अब लाइट शॉप पर उसके साथ थी, यानी उन दोनों के बीच में हुई डील के हिसाब से वो वहां पर काम कर रही थी और उसके बदले में उन्होंने हंजू को बल्ब दे दिया था। अब दोनों बाप बेटी वहां बहुत खुश थे और उन्होंने मैक्स को भी अपने पास रख लिया था। और तभी खुलासा होता है कि वहां सिर्फ एक लाइट शॉप नहीं थी बल्कि वहां ढेर सारी लाइट शॉप्स थी जो शायद एरिया या इंसिडेंट के हिसाब से बटी हुई होंगी। इससे हमें समझ में आता है कि आफ्टर लाइफ का ये सिस्टम कितना बड़ा है। अब असल दुनिया में सनसिक जो पूरी तरह से ठीक हो चुका था वो सांगहून के रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो देखता है कि रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका है और सनसिक सांगहून से बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात करता है क्योंकि उसे अब सांगहून के काम का सच पता था। और वो सच क्या था अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब सनसिक ने सांगहून को पकड़ा था तब दूसरी तरफ से आ रही कार की रोशनी असल में एक ट्रक की थी और उस एक्सीडेंट में असल में सांगहून ने सनसिक की जान बचाई थी और खुद मर गया था। और हाँ, सांगहून ने उस लड़की को जो पहले एपिसोड में अपार्टमेंट से गिरी थी उसको नहीं मारा था बल्कि वो उसकी आत्मा को सिर्फ आफ्टर लाइफ में ले आया था, यानी उसका असली काम ही मरी हुई आत्माओं को लाइट शॉप तक पहुंचाना था। जैसे उस बूढ़े आदमी को भी जिसके घर में नूडल सॉस था उसे भी सांगहून ने नहीं मारा था बल्कि वो तो उसके लिए खाना ले गया था क्योंकि वो बूढ़ा आदमी चल फिर नहीं सकता था और कई दिनों से भूखा था। इसलिए सांगहून ने सोचा कि उसकी मौत से पहले उसे खाना खिला दे और इसलिए उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर सब कुछ समझने के बाद सनसिक सांगहून से माफी मांगता है। अब वो अभी तक उसकी आत्मा से बात कर रहा था क्योंकि सांगहून मर चुका था और अब वो अपना काम नहीं कर सकता था। इसलिए अब वो अपने चश्मे को सनसिक को दे देता है और खुद हमेशा के लिए आफ्टर लाइफ में चला जाता है। यानी इसका मतलब था कि सांगहून का काम अब सनसिक करेगा जो रियल वर्ल्ड में उन आत्माओं को आफ्टर लाइफ में भेजेगा जो यहाँ फंसी पड़ी हैं या यहाँ से जाना नहीं चाहती। अब सनसिक इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अपने लाइटर से सिगरेट जलाते हुए वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसे सांगहून के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि सांगहून ने आफ्टर लाइफ में भी उसकी मदद की थी और सनसिक को उस स्कूटर की आवाज सुनाई देती थी। और वनियोंग ने भी एक बार उससे कहा था कि सांगहून शायद सनसिक को लाइट शॉप तक ले जाएगा। खैर, अब रात का सीन आता है जहां योंगजी हॉस्पिटल की पार्किंग में थी और वो अपने काम पर लौट आई थी। तभी कोई उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उस पर चिल्लाता है कि योंगजी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक दिन जब योंगजी व्यस्त थी तब उस स्पिरिट ने मदद मांगी थी, लेकिन योंगजी ने उसे इंतजार करने को कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि योंगजी समझ गई थी कि वो एक स्पिरिट है, लेकिन वो स्पिरिट ये नहीं समझ पाई कि वो मर चुकी है और अब गुस्से में वो योंगजी को मारने वाली थी। लेकिन तभी अचानक सनसिक लिफ्ट से बाहर आता है और अपनी टाइगर आईज से उस स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में रियलाइज करवाकर उसे वहां पर भेज देता है। इसके बाद सीन ह्यून पर आता है जो अब अपने पैरों से डिसेबल्ड हो चुका था और अब भी जियोंग को याद नहीं कर पा रहा था। अब वो असल में इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि हर जगह जाकर ये जानने की कोशिश करता है कि जियोंग कौन थी। हालांकि सबने बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। इसी बीच वो उस ब्रिज पर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ हम उसके माता पिता को उसके साथ एक भी सीन में नहीं देखते, जो शायद इसीलिए था क्योंकि जियोंग की मौत की वजह से वो अपनी माँ से नाराज होगा और उनसे अलग रह रहा होगा। खैर, अब वो कई डॉक्टर्स से मिलता है जो उससे कहते हैं कि उसे भूलने की बीमारी है जिसके लिए उसे मेडिसिन लेनी होंगी, लेकिन वो इन बातों से संतुष्ट नहीं था और उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई और वजह है। इसके बाद वो अपने फोन पर कुछ मैसेजेस देखता है जहां उसके दोस्त उसकी रिकवरी की खुशी में पार्टी करना चाहते थे, लेकिन ह्यून इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। अब वो अपने घर के बाहर आता है जहां वो कोड डालकर गेट को खोलने की कोशिश करता है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 3 महीने पहले सॉकी जियोंग के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था और तब जियोंग के दिमाग में भी यही था कि ह्यून उसे क्यों नहीं याद कर पाया और उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन सॉकी उसे समझाता है कि वो जल्दी ऐसी जगह जाएगी जहां उसे कोई दर्द नहीं होगा, पर हम देखते हैं कि सॉकी का समझाने पर भी जियोंग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती। फिर प्रेजेंट टाइम में आखिरी सीन हमें इस बात का जवाब देता है जहां ह्यून अपने घर के गेट पर था और बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा था। ये दिखाता है कि उसे सिर्फ जियोंग ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी याद नहीं थी और उसे सच में भूलने की बीमारी हो चुकी थी। और सबसे शॉकिंग बात ये कि जब वो गेट के पास था
तो सीलिंग की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। जिसके बाद जैसे ही ह्यून अपना हवा में हाथ हिलाता है तो उसे एक सीन दिखता है जहाँ वो जियोंग को ऐसे ही हाय करता था। और आपको याद होगा कि रियल वर्ल्ड में वापस जाने से पहले ह्यून से जियोंग ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसलिए अब हम देखते हैं कि जियोंग आफ्टर लाइफ में नहीं गई थी, बल्कि वो अब इसी दुनिया में आत्मा बनकर आ गई थी। शायद उसकी अधूरी इच्छा ह्यून का उसे ना पहचानना उसे रोक रही थी। लेकिन मेरे पास इसकी एक और वजह है, क्योंकि ठीक ऐसे ही हंजू को वो लड़की भी दिखी थी जो उस दुनिया से रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग खुद को मारकर आफ्टर लाइफ में जाते थे, जैसे जियोंग ने खुद को मारने की कोशिश की थी, तो ऐसे में वो लोग शायद अपने रिग्रेट, गुस्से और नाराजगी की वजह से दोनों दुनिया में आ जा सकते थे। और शायद वो लोग खुद को मारने की कोशिश करते थे, इसलिए दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ऐसे लोगों को अपने बारे में जल्दी याद आ जाता था। जैसे जियोंग को शुरू से कुछ न कुछ पता होने का एहसास था। इसके बाद अब पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां सनसिक शायद उस लड़की के केस को सॉल्व कर लेता है जो हंजू के पीछे लिविंग वर्ल्ड में आई थी। हो सकता है कि शायद हंजू ने सनसिक को उससे मिलवाया हो या सनसिक खुद वहां पहुंच गया हो। अब उसका काम अनरिजॉल्व केसेस को सॉल्व करना था जहां आत्माएं या भूत लिविंग वर्ल्ड में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सनसिक का साथी जियोल उसे बताता है कि एक लड़की जिसका नाम जंग हुई सो है, वो हाई स्कूल कॉलेप्स केस में विटनेस बनकर आई है, जिस केस को हायर अथॉरिटी ने दबा दिया था। अब ये सब सनसिक को अजीब लगता है, क्योंकि शायद अथॉरिटी में ऐसे लोग थे जो सुपरनैचुरल पावर्स वालों का सच छुपाना चाहते थे। और हाँ, ये सीरीज अब धीरे धीरे मूविंग सीरीज से जुड़ रही है, जहाँ उस सीरीज में कुछ बच्चों और लोगों के पास कुछ खास पावर्स थे, और उस स्कूल का नाम भी वही था जिसके बारे में ये लड़की बता रही थी। उस सीरीज में दिखाया गया था कि वहाँ एक बड़ी फाइट हुई थी जिसकी वजह से शायद स्कूल कोलैप्स हो गया था, और ये लड़की भी उसी मूविंग सीरीज की एक कैरेक्टर थी। अब वो सनसिक से इस केस के बारे में बात करना चाहती थी, जबकि सनसिक उससे पूछता है कि उसे चोट क्यों नहीं आई, जिस पर वो बताती है कि उसे चोट नहीं लगती, तो उसकी ये हीलिंग एबिलिटी थी जो मूविंग से कंफर्म होती है। इसके बाद रात का सीन आता है जहां सनसिक एक केस की वजह से एक अपार्टमेंट के बाहर था, और उस वक्त का टाइम था 9:55। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जिसके बाद सनसिक अपार्टमेंट के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक एक लड़का किम योंग ताक अंदर जाता है। अब सनसिक उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ कोई खतरनाक स्पिरिट हो सकती थी, लेकिन किम योंग ताक उससे बहस करता है और उसकी बातों से हमें लगता है कि वो भी स्पिरिट्स को देख सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी उंगलियों को चटकाता है और एकदम से टाइम को रोक देता है, और ठीक यहीं ये शानदार सीरीज एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लाइट शॉप सीरीज की पूरी कहानी। 8 एपिसोड्स एक ऐसे यूनिवर्स में सेट थे जहां कुछ लोगों के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। कोई स्पिरिट्स देख सकता है, कोई टाइम रोक सकता है और कोई हीलिंग कर सकता है। जियोंग, जो ह्यून को याद ना करने से संतुष्ट नहीं थी, वो एक बुरी आत्मा बनकर लिविंग वर्ल्ड में आ गई, यानी अधूरी इच्छाएं आत्मा को यहाँ रोकती हैं। वहीं वुनचुल, उस छोटे बच्चे की स्पिरिट को बास्केटबॉल इसीलिए दी गई थी ताकि उसे जीने की उम्मीद मिले। साथ ही सांगवू उसी की मदद से उस तक पहुंचा और उसकी जान बची। वहीं बहुत कम लोग जैसे योंगजी, सनसिक और हंजू आफ्टर लाइफ की बातें याद रख सकते थे। ये दोनों यूनिवर्स अलग हैं, जहाँ एक नहीं करोड़ों लाइट शॉप्स हैं, और शायद लोगों की पावर्स ट्रांसफर हो सकती हैं, जैसे वनयोंग ने लेडी से और सांगहुन ने सनसिक से की। तो दोस्तों, अब इस सीरीज के अगले सीजन में हम देखेंगे कि कैसे और क्या राज हैं जो आफ्टर लाइफ वर्ल्ड के बारे में खुलने बाकी हैं, और आखिरी में मिला वो लड़का कौन था, और जियोंग अब क्या करने वाली है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।